नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन आलीजाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए प्राचीन इतिहास से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, और यदि आपने अभी तक आर्यन आलीजाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल 3 भाग में बटा है, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आज मैं आप सभी के सम्मुख प्राचीन इतिहास से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और भारत की विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न आते हैं, किंतु हम अक्सर गलतियां कर लेते हैं। तो आइए हम सब इन प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो यहाँ दिए गए राजवंशों में से सही ऑप्शन ए है मौर्य। तो मौर्य वंश यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सबसे प्राचीनतम राजवंश है। प्रश्न 2, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक न होकर हर्यक वंश का शासक था, जबकि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक थे। प्रश्न 3, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, अतः यह ऑप्शन सही है। प्रश्न 4, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, कौटिल्य। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णु शर्मा के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न 5, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। यहाँ उसने अपने विद्या अध्ययन का जीवन बिताया था। वह इतना बुद्धिमान था कि वह अपने बुद्धिमत्ता के बल पर नंद वंश का साम्राज्य नष्ट करा के मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित कर दिया था। प्रश्न 6, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। प्रश्न 7, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो यहाँ दिए गए यूनानी राजदूत ऑप्शन सी सही है, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। प्रश्न 8,
मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, मेगास्थनीज। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन बी है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ऐसा विदेशी यात्री था जो भारत का दौरा यहां दिए गए ऑप्शनों में सबसे पहले किया था। प्रश्न 10, इंडिका किसने लिखी? तो यहां विद्वान लेखकों में से इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी, अतः ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 11, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे जाके सन्यासी का जीवन व्यतीत किया और उपवास पद्धति से अपने जीवन को समाप्त किया। प्रश्न 12, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा था और उसके बाद तब अशोक गद्दी पर बैठा था। प्रश्न 13, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, तक्षशिला। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में फैली थी और वहां की अशांति को समाप्त करने के लिए उसने अशोक को भेजा था। प्रश्न 14, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला नामक नगर में भेजा था। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, अशोक। अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 16, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, अशोक। अशोक ही वह शासक था जिसे शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है और आज अशोक के बारे में जानकारियां इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। प्रश्न 17, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो यहां दी गई लिपियों में से सही ऑप्शन बी है, ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। प्रश्न 18, अशोक के शिलालेखों को किसने और कब पहली बार पढ़ा था? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा और तब अशोक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। प्रश्न 19, अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्रकृति भाषा का प्रयोग किया है?
तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, अर्धमगधी। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता के लिए अर्धमगधी भाषा का प्रयोग किया है। प्रश्न 20, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, इससे अशोक के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। वहां कई लाख लोग मारे गए और उस दृश्य को देख के अशोक का दिल दहल गया और वह जीवन में कभी भी युद्ध न करने का फैसला किया और इस प्रकार से सत्य अहिंसा पर चलने की राह अपनाई और उसके प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन हुआ और वह किसी को भी कभी न सताने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। प्रश्न 21, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व कलिंग की राजधानी तोसली में हुआ था और वहां पर जो राजा था वो खारवेल था और इस प्रकार से अशोक और खारवेल में भयंकर युद्ध हुआ था और युद्ध में सम्राट अशोक को विजय सी प्राप्त हुई, किंतु उसमें इतनी अपार सेनाएं दोनों पक्ष से मारी गईं कि अशोक विजयी होके भी अपने आप को हारा मानने लगा और उसकी आत्मा उसे झकझोरने लगी और वह जीवन में कभी भी युद्ध न करने का फैसला कर लिया। प्रश्न 22, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, रॉक एडिक्ट 13वें। कलिंग युद्ध के बाद रॉक एडिक्ट 13वें ने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है। प्रश्न 23, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध में हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो यहाँ दिए गए शिलालेखों में से सही ऑप्शन बी है, शिला राजादेश 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध में हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा भी की है। प्रश्न 24, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। शिलाओं पर लिखे गए 13वें राज्यादेश से यह पता चलता है कि अशोक पर कलिंग युद्ध का बहुत भयंकर प्रभाव पड़ा था और वह जीवन में तमाम प्रकार की बुराइयों से अपने को हटा लिया था और यहाँ तक कि वह मांसाहार भी छोड़ के शाकाहारी जीवन व्यतीत करने लगा था। प्रश्न 25, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन से लगाया जाता है। प्रश्न 26, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, उपगुप्त। अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से किस शासक के
शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, अशोक। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ और वहां बौद्ध धर्म भी अपनाया गया। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, अशोक। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को पाटलिपुत्र में संरक्षण प्रदान किया गया था। प्रश्न 29, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, कारुवाकी। कारुवाकी अशोक की वह पत्नी थी जिसने उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था और उसके विचारों से प्रभावित होकर अशोक अपने राज्य के विभिन्न कार्यों को करने लगा था। प्रश्न 30, राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, अर्थशास्त्र। राजतंत्र के बारे में अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है जो कि उस समय मगध में अशोक के कार्यों का जिक्र है। उसमें हम अशोक के समय के विभिन्न क्रियाकलाप, प्रशासनिक, व्यापार, सामाजिक स्थिति, तमाम चीजों के बारे में जानकारी पाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आपने अभी तक आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, हम आप सबके लिए निःशुल्क वीडियो तैयारी के लिए बनाते हैं, तो आप भी हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, जिससे मैं समय समय पर आप लोगों के लिए विभिन्न परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न विषयों पर वीडियो बनाता रहूं। आज का पहला सवाल है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा? और प्रश्न 2, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं। आप अच्छे से देखकर हमें उत्तर जरूर बताएं। शीघ्र ही मैं आप सबके लिए एक अच्छे वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।